नमस्कार दोस्तों, हमारे हिंदी स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है बंटवारा संपत्ति का। 85 वर्षीय ओम प्रकाश जी अपने पूरे परिवार के साथ गांव में ही रहा करते थे। कुछ समय पहले उनकी तबीयत चुस्त दुरुस्त हुआ करती थी, लेकिन 5 साल पहले उनकी पत्नी की मृत्यु हो जाने के कारण उनकी सेहत पर और उनकी भावनाओं पर भी ऐसा कहर पाया कि उन्हें अंदर तक तोड़कर रख दिया। उनका करसकाय शरीर अपनी पहचान खो चुका था, आंखें भी भीतर धंस चुकी थी और चेहरे पर झुर्रियों का जाल बन गया था। उनकी तबीयत दिन प्रतिदिन गिरती जा रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे किसी भी समय उनके प्राण पखेरु उड़ने वाले हों। अपने बिस्तर पर पड़े पड़े ही वह अपने बेटा बहू और पोता पोती को देखते रहते थे। एक दिन सुबह सुबह फोन की घंटी बजती है और फोन की घंटी बजने के साथ ही बबीता की नींद खुल गई और फोन की घंटी की आवाज़ सुनकर वह अपने बिस्तर पर उठकर बैठ गई और अपने आप में ही बातें करने लगी। इतनी सुबह सुबह पता नहीं किसका फोन आया होगा, ऐसा सोचते ही वह अपने बिस्तर से उठी और उठकर उसने फोन को उठा लिया। तो दूसरी तरफ से उसके भाई की आवाज़ आई और कहने लगा, कैसी हो बहन, क्या कर रही हो? बबीता ने अपने भाई को उत्तर दिया, मैं ठीक हूँ भाई, आप बताइए कैसे हो? सुबह सुबह कैसे फोन किया? सब कुशल मंगल तो है? नहीं बहन, कुछ भी ठीक नहीं है। पिताजी की तबीयत आज बहुत ज़्यादा खराब है, यही बताने के लिए तुम्हें फ़ोन किया था। कल शाम से कुछ ज़्यादा ही तबीयत खराब लग रही है। उदासी भरे स्वर से उसने अपनी बहन को बताया और फ़ोन रख दिया। ओम प्रकाश जी अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों को अपने बिस्तर पर ही गुजार रहे थे। उनके आखिरी दिनों में उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनकी पूरी जिंदगी उनकी आंखों के सामने घूम रही हो। घर की गरीबी को देखते हुए कम उम्र में ही उन्होंने अपने कंधों पर जिम्मेदारियों को उठा लिया था और कम उम्र में ही उन्होंने नौकरी करनी शुरू कर दी थी और अपनी कमाए हुए पैसों से एक छोटा सा बिजनेस शुरू कर दिया था। माता पिता के आशीर्वाद के साथ साथ उन्होंने खूब मेहनत की, जिसके कारण उन्हें अपनी ज़िंदगी में सफलता मिलनी शुरू हो गई थी। थोड़े समय के बाद उनकी शादी रेखा जी के साथ हो गई। रेखा भी स्वभाव की बहुत अच्छी थी। दोनों ने मिलकर अपने माँ बाप की खूब सेवा की और अपनी सभी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया। उन्होंने उनका बेटा सबसे पहले घर में उनका बड़ा बेटा राजू पैदा हुआ और उसके बाद उनके घर में एक बेटी का जन्म हुआ। ओम प्रकाश जी अपनी बेटी को बहुत प्यार करते थे। उनका लगाव अपने बेटे की अपेक्षा अपनी बेटी से अधिक था। वे उसकी हर बात को ध्यान से सुनते थे और उसकी कही हुई हर बात को पूरा करते थे। ओम प्रकाश जी अपने बेटे से पहले अपनी बेटी को रखते थे। पढ़ाई में भी उनकी बेटी बहुत होशियार थी। वह पढ़ाई लिखाई मन लगाकर करती थी और एक दिन वह एक बहुत बड़ी डॉक्टर बन गई और अपने पैरों पर खड़ी हो गई। जबकि उनका बेटा राजू भी अपने पिताजी के बिजनेस को संभालने लगा और अपने पिताजी के बिजनेस को आगे बढ़ाया। थोड़े दिनों के बाद उन्होंने एक अच्छा सा लड़का देखकर रेखा की शादी कर दी और उसे उसके ससुराल विदा कर दिया। धीरे धीरे समय बीत रहा था। ओम प्रकाश जी ने अपने बेटे राजू की शादी के बारे में भी सोचा और उन्होंने अपने बेटे के लिए एक अच्छी सी लड़की की तलाश शुरू कर दी। कुछ दिनों के बाद ही उन्हें एक लड़की पसंद आ गई और उन्होंने अपने बेटे राजू की शादी उसके साथ करा दी और उसे अपने घर की बहू बनाकर ले आए। अब तो ओम प्रकाश जी को ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने गंगा नहा ली हो और अपने सारे फर्ज निभा दिए हों। अब तो उन्हें काफ़ी सुकून महसूस हो रहा था, लेकिन समय तो अपनी रफ्तार से ही चल रहा था। कुछ समय बाद ही उनकी पत्नी बबीता उनको छोड़कर इस दुनिया से चली गई और ओम प्रकाश जी अकेले रह गए। सभी पुरानी यादें उनकी आंखों के सामने एक मूवी की तरह घूम रही थी। उनकी आंखों में नमी थी और लगातार आंसू बह रहे थे। वह तो ओम प्रकाश जी की हालत दिन प्रतिदिन और भी खराब होती जा रही थी। उनकी हालत के बारे में सुनकर उनके कुछ रिश्तेदार भी उनका हालचाल जानने के लिए आने लगे थे।
सामने दीवार पर टंगी हुई घड़ी दोपहर के 2 बजा रही थी। उनके बेटा बहू और सभी रिश्तेदार उनके चारों तरफ बैठे हुए चिंतित दिखाई दे रहे थे। घर में चारों तरफ मायूसी छाई हुई थी। पूरे घर में सन्नाटा फैला हुआ था। घर में इतनी शांति थी कि अगर एक पत्ता भी गिरता तो उसकी आवाज़ आती। उनके साथ में बैठे हुए सभी रिश्तेदार भी काफ़ी थक चुके थे। सभी अचानक से एक गाड़ी के आने की आवाज़ सुनाई दी, जो उनके घर के सामने जाकर रुकी। उस गाड़ी में उनके दामाद और बेटी निकल कर आए और दौड़ते हुए घर के अंदर चले आए। बेटा बहू पोता पोती और उनके सगे संबंधी उनके बिस्तर के इर्द गिर्द बैठे हुए थे। बबीता के आने के साथ ही उनके कमरे में चहल पहल होनी शुरू हो गई। शायद वह सभी लोग उसी का इंतजार कर रहे थे और ओम प्रकाश जी भी अपनी बेटी का इंतजार कर रहे थे। अपनी बेटी को देखते ही उनकी आंखों में एक चमक सी आ गई। बबीता आते ही अपने पिताजी को लिपट कर रोने लगी। तभी उनके दामाद ने भी अपने ससुर जी के पैरों को छूकर उनका आशीर्वाद लिया और उन्हें प्रणाम किया। इस समय वकील साहब भी कमरे के अंदर आ गए। सभी रिश्तेदारों की नज़र उन्हीं के ऊपर टिकी हुई थी। वकील साहब ने जैसे ही वसीयत को पढ़ना शुरू किया, मैं ओम प्रकाश अपना यह घर अपने बेटा और बहू के नाम करता हूँ और मेरी दुकान और मेरे बिजनेस पर सिर्फ और सिर्फ मेरे बेटे का हक होगा। मेरे बैंक अकाउंट में मेरे जितनी भी जमा पूंजी है उसका आधा हिस्सा मेरे बेटे बहू का होगा और उसमें से एक हिस्सा मेरे पोता पोती का और 1/4 हिस्सा मैं अपनी बेटी के नाम करता हूँ। वसीयत का यह बंटवारा सुनते ही वहाँ उपस्थित सभी लोगों को अचंभा सा होने लगा। ओम प्रकाश जी जैसे खुले विचारों के आदमी और जो अपनी बेटी से इतना प्यार करते थे, आज उन्होंने अपनी बेटी को बिल्कुल ही पराया बना दिया है। बबीता तो अभी तक सदमे में थी और खुद को संभालते हुए भरे गले से बोली, पिताजी आपने तो मुझे बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर दिया है। क्या आपने मुझे बिल्कुल भी लायक नहीं समझा? अपनी नालायक बेटे को आपने सब कुछ दे दिया है, लेकिन आपने मेरे बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। मैं हमेशा से इस समाज में आपका सिर ऊंचा करने की पूरी कोशिश की है और पूरा मान सम्मान देने की कोशिश की है और आपने मुझे ही पराया कर दिया है। आप शायद भूल रहे हैं पिताजी, हमारा आज का कानून बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं समझता है और बेटा और बेटी दोनों को एक समान अधिकार देता है और माता पिता की संपत्ति में बेटा बेटी का दोनों का बराबर का हिस्सा है। अगर कानून में ऐसा लिखा है तो इस हिसाब से तो आपने मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। अपनी बेटी की बातें सुनकर ओम प्रकाश जी मुस्कुराने लगे और अपने कांपते हुए होठों से बोले, बेटी तू तो हमेशा से मेरे दिल के बहुत करीब रही है। मैंने तो तुझे हमेशा तेरे भाई से भी ज़्यादा बढ़कर प्यार किया है और आज जो यह मैंने फैसला लिया है यह भी कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा। तू तो डॉक्टर बनना चाहती थी और अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। मैंने तेरे हर एक फैसले में तेरा साथ दिया है और जीवन के हर एक मोड़ पर एक पिता होने की सभी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभाया है और जो जिम्मेदारी तुझे उठानी चाहिए थी मैंने उन्हें भली भांति पूरा किया है। और मैं तेरी शादी भी तेरी पसंद के लड़के से ही की है और उसे मैंने दिल से अपनाया है। अपना हर कर्तव्य बहुत ही ईमानदारी से निभाया है। और रही बात कानून की, तो कानून तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना तो मुझे भी पता है कि जिस अधिकार की तुम बात कर रही हो वह अधिकार तो सदियों से चलता हुआ आ रहा है, जिसमें माता पिता की संपत्ति उनके बच्चों की ही होती है। यह बात तो तुम भी जानती हो। जिस गरीबी में हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमारे अपने जीवन को बिताया है, हमारे पुरखों के पास कोई भी संपत्ति नहीं थी। संपत्ति की तो बात बहुत दूर की बात है, उन्हें तो अपना गुजारा करना भी बहुत मुश्किल होता था। वह तो अपने घर का खर्च भी बहुत मुश्किल से उठा पाते थे। आज यह जो संपत्ति है यह सब मेरी कमाई हुई संपत्ति है। इस पर किसी का कोई भी अधिकार नहीं है और इसका बंटवारा करने का अधिकार भी सिर्फ और सिर्फ मेरा है। और संपत्ति के इस बंटवारे के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। जब तक बेटी
तुम्हारी माँ इस दुनिया में थी, तेरे भाई भाभी ने उनकी खूब सेवा की। तुम्हारी माँ को गए हुए पूरे 5 साल हो चुके हैं, लेकिन तुम्हारे भाई भाभी ने आज तक मुझे किसी भी तरह की कोई कमी नहीं आने दी। इन दोनों ने मेरा ज़रूरत से ज़्यादा ख्याल रखा। मैं 1 साल से भी ज़्यादा बिस्तर पर पड़ा हुआ हूँ, अपने बिस्तर से उठ नहीं पाता। तेरी भाभी ने पौष्टिक भोजन खिलाने से लेकर मेरे गंदे कपड़े धोने तक के सारे काम दौड़ दौड़ कर किए हैं। अगर वह चाहती तो आजकल की बहुओं की तरह वह भी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ सकती थी। और रही बात मेरी संपत्ति की, वह तो मेरे मरने के बाद उन्हें मिल ही जाती, लेकिन उसने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। और मेरा बेटा राजू, जिसे मैं आज तक नालायक बोलता आया था, उस बेटे ने मेरी गंदगी तक साफ की। वही मुझे नहलाया धोलाया करता था। मैं तो अपने आप कुछ भी नहीं कर पाता था। राजू सारी सारी रात बैठकर मेरे पैरों को दबाता रहता था और एक एक निवाला मुझे अपने हाथों से खिलाता था। और यह मेरे दोनों पोता पोती, जो दिन भर मेरे इर्द गिर्द घूमते रहते थे और मेरा मन लगा कर रखते थे और मुझे हंसाने की कोशिश करते थे और मुझे दादू दादू कहकर थकते नहीं थे। इतना कहकर वह फिर कहने लगे, इतना प्यार करने वाला परिवार शायद किसी को मिलता होगा। यह तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था, जैसा भगवान ने मुझे दिया है। इतना कहते हुए ओम प्रकाश जी की आंखों में आंसू आ गए और अपने आप को संभालते हुए बोले, बेटी, अंतिम समय में तेरी माँ तुझे कहती रही, तुझसे मिलने के लिए तड़पती रही, लेकिन बेटी तू उनसे मिलने तक नहीं आई। अरे अगर तू यहाँ रहकर उनकी सेवा नहीं कर सकती थी तो कम से कम 2-4 घंटे के लिए मिलने ही आ सकती थी। लेकिन तुझे तो इतना भी नहीं हुआ कि चलो कुछ समय अपनी माँ के पास चली जाऊँ। मुझे पता है कि शादी के बाद लड़की को अपनी ससुराल की सभी जिम्मेदारियाँ निभानी जरूर हो जाती हैं, लेकिन कई बार ऐसी स्थिति भी आ जाती है कि जहाँ हमें तेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, जब हमें लगता था कि तेरी भाभी अकेली पड़ रही है तो हम तुझे बुलाते थे, लेकिन तू एक बार भी नहीं आई। हमने तुझे कितने बुलावे भेजे, लेकिन तू अपने बार बार बुलाने पर भी नहीं आई। अपनी मरती हुई माँ से मिलने से ज़्यादा ज़रूरी तुझे विदेश घूमने जाना लग रहा था। इतना कहते कहते ओम प्रकाश जी की सांसें अटकने लगी थी। फिर बड़ी मुश्किल से केवल इतना ही बोल पाए, मेरी केवल यही दुआ है कि मेरे बच्चे हमेशा सुखी रहें। ऐसा कहते हुए उन्होंने अपने दोनों हाथ उठाकर उन सब की ओर रखते हुए आशीर्वाद दिया और हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से चले गए। लेकिन जाते जाते दुनिया वालों के सामने एक नई मिसाल पेश करके चले गए और यह संदेश देकर गए कि अधिकार जताने से पहले फर्ज निभाना जरूरी होता है। अपना अधिकार मांगने तो सभी लाइन में खड़े हो जाते हैं, लेकिन फर्ज कौन निभाते हैं यह तो समय ही बताता है। अगर बेटी का अधिकार अपने पिता की संपत्ति पर होता है तो अपने माता पिता की सेवा पर भी उसका अधिकार होना चाहिए। शादी के बाद क्या बेटी का अपने माता पिता के प्रति कोई फर्ज नहीं रह जाता? जब माता पिता अपनी बेटी को जन्म से लेकर उसकी शादी तक की सारी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभाते हैं और उसकी हर जिद को पूरा करते हैं, तो ऐसे माता पिता के लिए तो बेटी को भी अपने फर्ज से पीछे नहीं मुड़ना चाहिए। उसे आगे बढ़कर अपने माता पिता का हाथ थामना चाहिए। भले ही घर में भाई और भाभी उसके माता पिता की सेवा करते हों, लेकिन अगर उसके माता पिता उसे सामने से बुलाते हैं तो उसे उनके बुलाने पर जरूर जाना चाहिए और उनके सुख दुख का साझेदार जरूर बनना चाहिए। शादी होने के बाद लड़की के अपने माता पिता के प्रति फर्ज कम नहीं हो जाते। उसे अपने भाई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए और अपने माता पिता के सुख दुख का हिस्सा बनना चाहिए। यही तो एक संस्कारी बहू की पहचान होती है, ना कि सिर्फ अपने पिता की संपत्ति में उसे हक मांगना चाहिए। बल्कि जो बेटी अपने माता पिता के प्रति अपना फर्ज निभाने से इनकार कर देती है और उनके सुख दुख की साझेदारी भी नहीं बनती, ऐसी बेटी को तो एक हिस्सा भी मिलना सही नहीं है। सारी संपत्ति ऐसे बेटे बहू को ही मिलनी चाहिए जो उनकी सेवा करते हैं, वही सही मायने में उस संपत्ति के अधिकारी होते हैं। तो दोस्तों,
आपको यह हमारी कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारी कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक नई कहानी के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं, और अगर कहानी में कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। हमारी कहानी सुनने के लिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।